Let's continue our alternating currents. मैं ऑलमोस्ट फिनिशिंग पर आ चुका हूं और मैंने मेरे पिछले लेक्चर में जो लास्ट आर्टिकल कराया था दैट वाज कि यदि EMF it varies like this, E is equal to E naught sin omega t and current varies in this manner. I naught sin omega t plus phi. If this is generated EMF in the circuit, E equal to E naught sin omega t and current is I naught sin omega t plus phi. हम अच्छी तरह से जानते हैं this I naught is a peak current. It's given by E naught upon impedance. यह जो I naught है यह करंट है, it's given by E naught upon impedance. और impedance डिटरमाइन करने का हमने तरीका बता दिया था that this impedance is given by under root of x square plus r square, reactance square plus resistance square. और phi is the phase of current with EMF and this tan phi is given by x by r, reactance upon resistance. इधर हमने एक बात लिख दी थी कि if IRMS is root mean squared current and ERMS is root mean squared EMF, IRMS is I naught by root 2 and ERMS is E naught by root 2. Then average power in the circuit is IRMS into ERMS into cos phi. तो मैंने ढेर सारा डेरिवेशन कराया, लंबी सी कहानी लिखवाई, आपको समझ में आए कि नहीं आए, फाइनली इस एक्सप्रेशन को जरूर रख लेना. पावर, एवरेज पावर डिसिपेटेड. आपको डेरिवेशन समझ में कितना भी आया हो नहीं आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता. हमने इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ से इंस्टेंटेनियस पावर लिखा. इंस्टेंटेनियस पावर से हमने टोटल टाइम में एनर्जी डिसिपेटेड निकाला. वो टोटल टाइम में एनर्जी डिसिपेट करके डिटरमाइन करके उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया तो वो एवरेज पावर आ गया. और वह एवरेज पावर फाइनली अल्टीमेटली यह एक्सप्रेशन आया था RMS current into RMS EMF into cos phi. This is average power dissipated in any alternating current circuit. Now, if we have pure resistive circuit, तो हम कहते हैं phi is equal to 0. प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज 0 होता है. cos phi is equal to 1 and power dissipated is IRMS into ERMS. अब आप एक बात देखें, डीसी सर्किट में इफ वी हैव प्योर रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट, फॉर प्योर रेजिस्टेंस इन डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट सर्किट हो, तो वहां पर हम पावर लिखते हैं I इंटू वी. मतलब एसी सर्किट में आरएमएस करंट बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा डीसी सर्किट में डायरेक्ट करंट है.
और आरएमएस ईएमएफ, ये आरएमएस वोल्टेज बिल्कुल वैसा ही है जैसा डीसी सर्किट में वोल्टेज होता है। While if we have pure capacitive circuit, if pure कैपेसिटिव सर्किट, तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं फेज होता है प्लस पाई बाय 2। प्योर कैपेसिटर करंट को 90 डिग्री फेज आगे कर देता है, उसका कॉस फाई की वैल्यू हो जाती है 0। तो वहां पर ईएमएफ ई आरएमएस की एक फाइनाइट वैल्यू होगी, करंट की आरएमएस करंट की भी फाइनाइट वैल्यू है, मतलब सर्किट में ईएमएफ भी है, किसी भी समय पर करंट भी है। बट एवरेज पावर यदि हम निकालेंगे ई आरएमएस आई आरएमएस इंटू ई आरएमएस इंटू कॉस फाई, तो कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाने से पावर 0 हो जाएगा, उस सर्किट में कोई पावर डिसिपेट नहीं होएगा। वी यूज टू से सर्किट में करंट है मगर उस करंट की वजह से कोई पावर डिसिपेशन नहीं है। इट्स टर्म्ड एज वॉटलेस करंट। It's termed as whattless current. Whattless current means the current which dissipates no power, जिसमें कोई वॉट पावर डिसिपेट नहीं होता। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है और उसमें फेज हमेशा प्लस पाई बाय 2, कॉस फाई की वैल्यू 0, आरएमएस ईएमएफ फाइनाइट, आरएमएस करंट भी फाइनाइट, मगर पावर 0। इसी तरह से इफ वी हैव गॉट प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट यदि है तो इसमें भी फेज होता है माइनस पाई बाय 2। इंडक्टर माइनस 90 डिग्री का फेज लैगिंग फेज करवाता है, कॉस फाई की वैल्यू भी इधर भी 0 ही होती है, और कॉस फाई की वैल्यू 0 हो जाने से पावर वंस अगेन 0 होता है। वंस अगेन आई आरएमएस भले ही फाइनाइट हो, ई आरएमएस भले ही फाइनाइट हो, मगर वहां पर कोई पावर नहीं है। वंस अगेन इस सिचुएशन में सर्किट में जो करंट है दैट इज वंस अगेन वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट की यह सिचुएशन है। हम कहते हैं करंट वॉटलेस तब होता है इफ फेज इज पाई बाय 2, दैट इज if I and E are at 90 degree फेज, यदि फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, मतलब करंट और ईएमएफ 90 डिग्री के फेज पर है, दैट इज टर्म्ड एज वॉटलेस करंट सिचुएशन। इस केस में सर्किट में भले ही फाइनाइट करंट होगा, उस करंट को हम वॉटलेस करंट कहेंगे, क्योंकि उस करंट के फ्लो होने से सर्किट में कोई पावर डिसिपेट नहीं होगा। अब मैं आपको समझाऊंगा एलसी ऑसिलेटर सर्किट। एलसी
ऑसिलेटर सर्किट। अब एलसी ऑसिलेटर सर्किट में हम क्या देखेंगे? विदाउट एनी एसी सप्लाई, without any AC supply, will observe alternating current in the circuit। बिना किसी ईएमएफ सप्लाई करे कोई ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स नहीं होगा, मगर सर्किट के अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट दिखने लगेगा, उस सर्किट में ऑसिलेशन दिखने लगेंगे और वहां पर करंट समय के साथ बिल्कुल उसी तरह से वेरी करेगा जिस तरीके से ऑल्टरनेटिंग सोर्स के द्वारा करता है। और खास बात, यदि वह प्योर रेजिस्टर प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर हुए, देन इट वुड बी सस्टेन्ड ऑसिलेशन फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक उसमें करंट फ्लो होता ही रहेगा बिना किसी पावर के। देखिए किस तरह से हम इस सर्किट को बना रहे हैं। मैं ऐसे एक इंडक्टर रख देता हूं और सर्किट में क्यों ना करंट को मेजर करने के लिए एक एमीटर भी रख दिया जाए। इधर हम एक कैपेसिटर को रख देते हैं और अब खास बात, यदि इंडक्टर में कोई करंट नहीं हो और कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं हो तो वहां कुछ भी नहीं होना है, कुछ भी दिखाई नहीं देना। यदि वहां पर इंडक्टर में कोई करंट नहीं हो और कैपेसिटर में कोई चार्ज भी नहीं हो तो वहां किसी तरह से कोई फिनोमेना नहीं होगा, कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यह इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस L है और यह कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। अब यदि हम T को क्लोज भी कर दे तो कुछ भी नहीं होना। हमें सबसे पहले कैपेसिटर को थोड़ा चार्ज कर देना चाहिए, कैपेसिटर में थोड़े चार्ज डाल देना चाहिए। कैपेसिटर में चार्ज डालने का क्या तरीका होगा? हम इस कैपेसिटर को एक बैटरी से कनेक्ट कर दें और बैटरी से कनेक्ट करके इस बैटरी के द्वारा कुछ समय के लिए कैपेसिटर को चार्ज कर दें। इस बैटरी के द्वारा हमने कैपेसिटर को थोड़ा चार्ज दे दिया, की को क्लोज करा, यह कैपेसिटर के अक्रॉस हमने बैटरी लगाई, की को क्लोज करा। इससे क्या होगा? कुछ समय तक कैपेसिटर चार्ज हो गया और कैपेसिटर पर इधर पॉजिटिव चार्ज आ गए और कैपेसिटर के इस टर्मिनल पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस तरह से हमने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। अब सबसे पहले तो बैटरी हटा दीजिए। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ बैटरी। कैपेसिटर एक बार चार्ज कर दिया, कैपेसिटर के पास एनर्जी स्टोर हो चुकी है। अब हम बैटरी को हटा देते हैं। बैटरी को हमने हटा दिया। इस समय पर कैपेसिटर के पास Q चार्ज है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, C उसका कैपेसिटेंस है। इस समय कैपेसिटर के पास जो एनर्जी है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में है, एंड दैट एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर और हाफ Q स्क्वायर बाय C। और इस समय इंडक्टर के पास एनर्जी 0 है। मैं इधर एनर्जी भी इंडिकेट करता हूं।
और इंडक्टर की एनर्जी में 0 लिख देता हूं, इस तरह से ड्रॉ करता हूं, और कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी में इधर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एंड दिस इज एनर्जी ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर की एनर्जी 0 और कैपेसिटर की कुछ फाइनाइट एनर्जी। अब क्या होगा जरा ध्यान से देखना, मैं अब की को क्लोज करने जा रहा हूं, और की को क्लोज करके अब सर्किट की अलग अलग सिचुएशन को स्टडी करने के लिए मैं इस सर्किट को कई इसके अलग अलग फेज बनाने के लिए मैं कई बार इस सर्किट को ड्रॉ कर देता हूं। यह एमीटर और यह कैपेसिटर, और इधर मैं एनर्जी कंडीशन ड्रॉ करूंगा। फिर एक और बार इसी सर्किट को ड्रॉ कर रहा हूं। यह इंडक्टर और यह कैपेसिटर, और इसके नीचे इसकी एनर्जी कंडीशन ड्रॉ करूंगा। एक और बार इस सर्किट को बना देता हूं। इंडक्टर, कैपेसिटर, और इसके नीचे इसकी एनर्जी कंडीशन। फिर इंडक्टर और कैपेसिटर, अब देखिए, जैसे ही मैं इस की को क्लोज करूंगा, मैंने इस की को क्लोज करा, इस की को क्लोज करने पर यह कैपेसिटर शॉर्ट हुआ इस इंडक्टर के द्वारा। इंडक्टर का रेजिस्टेंस तो काफी कम है, तो कैपेसिटर की जो चार्ज है ये इस इंडक्टर के द्वारा डिस्चार्ज होने लगेंगे। यह पॉजिटिव चार्ज इसके द्वारा डिस्चार्ज होने लगेंगे, और इसके पॉजिटिव चार्ज के डिस्चार्ज होने से इस सर्किट में करंट फ्लो होने लगेगा। यह पॉजिटिव चार्ज डिस्चार्ज हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज कम हो रहे हैं, और इधर नेगेटिव चार्ज कम हो रहे हैं। मगर ये इंडक्टर करंट को आसानी से बहने नहीं देगा, इंडक्टर करंट को रोकेगा, और इसमें जब करंट फ्लो होंगे तो इसके अंदर इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स डेवलप हो जाएंगी, और इस इंडक्टर में जब करंट फ्लो होएगा तो इस इंडक्टर के अंदर एनर्जी बढ़ने लगेगी, हाफ Li², वह बढ़ने लगेगी, और कैपेसिटर की एनर्जी कम होने लगेगी। इधर कैपेसिटर के पास एनर्जी थी हाफ Q²/C, और इधर एनर्जी थी 0। जब यह हमने शॉर्ट करा तो कैपेसिटर से चार्ज इधर फ्लो होने लगे, कैपेसिटर से चार्ज इधर फ्लो होने से इसके अंदर एनर्जी बढ़ने लगी, और वह हुई हाफ Li²। इधर Q0 एनर्जी थी, और इस कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कम होने लगी। इस कैपेसिटर की एनर्जी अब होने लगी हाफ Q²/C। कैपेसिटर की एनर्जी कम हो रही है क्योंकि कैपेसिटर से चार्ज कम हो रहा है, और कैपेसिटर की एनर्जी अब स्टोर हो रही है मैग्नेट इंडक्टर में। इंडक्टर में वह एनर्जी हाफ Li² के फॉर्म में स्टोर हो रही है। इस तरह से इसमें करंट बढ़ते बढ़ते I0 होएगा,
और आई नॉट करंट होने से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इसकी एनर्जी बढ़ते बढ़ते हाफ एल आई स्क्वायर तक, आई नॉट स्क्वायर तक पहुंचेगी। हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। और कैपेसिटर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा, और कैपेसिटर के पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाने से कैपेसिटर के पास एनर्जी जीरो हो जाएगी। कैपेसिटर की एनर्जी कम हुई, कम होकर वो इंडक्टर की एनर्जी बढ़ी, और कैपेसिटर की कम होते होते जीरो हो गई, कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो गया और सारी एनर्जी इंडक्टर के पास। अब कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो चुका है, मगर इंडक्टर में करंट है और मैक्सिमम करंट है। इंडक्टर उस करंट को आसानी से जीरो नहीं होने देगा, एकदम से करंट फ्लो ना बंद नहीं होगा। इंडक्टर करंट को कम करेगा और धीरे धीरे कम करेगा, मगर करंट की डायरेक्शन वही की वही रहेगी। अब इंडक्टर में करंट कम हो रहा है, करंट की डायरेक्शन वही की वही है, और करंट की डायरेक्शन यह होने से अब इस कैपेसिटर में पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, और इधर करंट के कम होने से मैग्नेटिक लाइंस कम हो रही है, तो दोबारा इंडक्टर की एनर्जी कम हो रही है। इंडक्टर की एनर्जी दोबारा कम हुई, हाफ एल आई स्क्वायर, और कैपेसिटर की एनर्जी दोबारा बढ़ने लगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। मगर अब देखिए, अब कैपेसिटर की जो एनर्जी बढ़ रही है उसमें चार्ज की डायरेक्शन बढ़ रही है। पहले इधर पॉजिटिव चार्ज था, अब दूसरी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब करंट कम होते होते जीरो होएगा और कैपेसिटर पर मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा, मगर इस बार चार्ज उलट जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन उलट जाएगी। अब करंट जीरो हो गया, करंट के जीरो हो जाने से फिर वापस इंडक्टर के पास एनर्जी जीरो हो गई और कैपेसिटर के पास एनर्जी मैक्सिमम हो गई, हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाय सी। अब दोबारा करंट जीरो हो गया, अब दोबारा करंट, अब पहले करंट इस डायरेक्शन में था, अब करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। अब दोबारा इधर चार्ज कम होने लगेगा और करंट की डायरेक्शन अब उलट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उलट जाएगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन उलट जाएगी, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उलट गई। और फिर वापस कैपेसिटर पर चार्ज कम हो रहा है, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। फिर वापस इंडक्टर में हाफ एल आई स्क्वायर बढ़ रहा है, मगर करंट की डायरेक्शन उल्टी है। बस हम चाहें तो एक और बार इस सर्किट को ड्रॉ कर लें और इसके आगे की सिचुएशन बता दें। कैपेसिटर फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम इस डायरेक्शन में और फील्ड भी मैक्सिमम, और दोबारा इंडक्टर के पास सारी एनर्जी है, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और कैपेसिटर के पास जीरो एनर्जी है। खास बात, अब आप एक बात देखें,
सर्किट में इधर से लेकर आगे मैंने जितनी भी इक्वेशन बनाई है, कहीं कोई पावर का सोर्स नहीं, कहीं कोई पावर का सोर्स नहीं, मगर सर्किट में अब कॉन्स्टेंटली करंट है, कॉन्स्टेंटली करंट है। जीरो से बढ़ते हुए आई नॉट, फिर कम होते हुए आई, फिर जीरो, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में आई, फिर आई नॉट। इस सर्किट में यदि मैं करंट के वेरिएशन को प्लॉट करूं, देखिए जरा, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। पहले एनर्जी कैपेसिटर के पास, फिर एनर्जी दोनों के पास आई, फिर सारी एनर्जी इंडक्टर के पास चली गई, फिर दोनों के पास आई, फिर के पास, इस तरह से कॉन्स्टेंटली वहां पर एनर्जी एक्सचेंज होती जा रही है। सच अ सर्किट वी कॉल इट एलसी ऑसिलेटर सर्किट। ये एलसी ऑसिलेटर सर्किट के लिए ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी के लिए अब हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं, सेम द रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमने रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी निकाली थी, उसी फ्रीक्वेंसी के साथ यह एलसी में ऑसिलेशन चलेगा। मैं करंट वर्सेस टाइम यदि प्लॉट करूं, इधर प्लॉट या इधर बीच में कहीं प्लॉट करूंगा, पहले इसे ध्यान से बना लीजिए।